वेलकम टू इको अभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेन्स लिमिट प्राइसिंग मॉडल के बारे में। और इस मॉडल को बेन ने 1949 में फर्स्ट उन्होंने पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने बात करी थी, उस जो पब्लिकेशन था उनका, उसका नाम था अ नोट ऑन प्राइसिंग इन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। उसके बाद 1956 में उनकी बुक आई थी बैरियर्स टू न्यू कंपटीशन। इन दोनों वर्क्स में उन्होंने इस मॉडल के बारे में बात की थी। याद रखना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस मॉडल का सेंट्रल आइडिया क्या है। इस मॉडल का आइडिया ये है कि जो कि एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो सरवाइव करने के लिए एक प्राइस रखेंगी जो कि है लिमिट प्राइस। उस प्राइस, वो लिमिट प्राइस क्या है? लिमिट प्राइस इज दैट प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस दैट द एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन चार्ज विदाउट इंड्यूसिंग एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो प्राइस चार्ज कर सकती है, जो सबसे ज्यादा प्राइस है जो वो चार्ज कर सकती है, उस प्राइस तक, उस प्राइस को चार्ज करने के बाद न्यू फर्म्स नहीं आ सकती। मैक्सिमम लिमिट है वो। उससे ज्यादा अगर प्राइस वो चार्ज करेंगे तो न्यू फर्म्स आ जाएंगी मार्केट में। तो वो लिमिट प्राइस है, उसको एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस भी कहते हैं। तो इस चीज की बात करी थी बेन ने, क्योंकि बेन ने कहा कि और मॉडल्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। और मॉडल्स ओलिगोपोली के जो हैं वो ये तो बताते हैं हमें कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो कैसे करती हैं अपना मैनेज, कैसे प्राइस वाइज डिसाइड करती हैं, जो भी है। लेकिन वो लोग पोटेंशियल एंट्री की बात नहीं करते। जो फर्म्स आने वाली है इंडस्ट्री में, उनकी वजह से क्या इफेक्ट होगा इंडस्ट्री पे, उनको उनसे संभलने के लिए एग्जिस्टिंग फर्म्स क्या करेंगी उनको रोकने के लिए। तो उस बारे में बेन ने फोकस किया और उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी लिमिट प्राइसिंग की। तो अभी हम लिमिट प्राइसिंग को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अजम्पशन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला अजम्पशन है गिवन डिटर्मिनेंट डिमांड कर। अब जो मार्केट डिमांड कर हमने अज्यूम कर लिया है कि मार्केट डिमांड कर हमें गिवन है, हमें पता है कि इतनी प्राइस पे इतना मिलेगा, और ये हम पूरी मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, हम एक फर्म की डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमें गिवन है। और एंट्री होगी और फर्म्स की, तो उस वजह से भी उस प्राइस पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उस डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, और डिमांड का वैसा ही रहेगा उसमें। वो मतलब एक तरीके से गिवन है, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली। अब कोल्यूजन है ओलिगोपोलिस्ट में, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग ओलिगोपोलिस्ट हैं वो आपस में एक साथ मिलकर प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। वो लोग आपस में साठ साठ गांठ है बेसिकली उनकी। कोल्यूसिव ओलिगोपोली आप लोगों को वैसे भी पता ही होगा क्या होता है। और पॉसिबल टू कैलकुलेट लिमिट प्राइस। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जिस्टिंग फर्म्स जो हैं उनको पता होगा लिमिट प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, और वो उसको पता लगा पाएंगे, तभी तो उस पर सेट करेंगे, तभी तो वो एंट्री प्रिवेंट करेंगे और फर्म्स की। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लिमिट प्राइस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंट्स। अब उनकी क्या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, जो लोग आने वाले हैं इंडस्ट्री में, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है लिमिट प्राइस पे। क्योंकि हमें देखना है उनकी कॉस्ट जो है, हमें उस हिसाब से हमें लिमिट प्राइस सेट करनी है, हमें उनकी कॉस्ट से ज़्यादा सेट करनी है ताकि उन लोगों को दिक्कत आए, वो लोग नहीं कर पाए। ठीक है। और प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भी काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि उस हिसाब से डिमांड कर्व होगी हमारी, तो उस हिसाब से ही हम सेट करेंगे प्राइस को। द साइज ऑफ द मार्केट, मतलब डिमांड हमारी कितनी है मार्केट में, टोटल डिमांड कितनी है प्रोडक्ट के लिए। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स, ऑब्वियसली उससे फर्क पड़ेगा। ऑन द शेप एंड लेवल ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब हमारी खुद जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसी है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो क्या लिमिट प्राइस होनी चाहिए। अब हम लोग मेन मॉडल पे आ जाते हैं जो कि एक्सप्लेन कर देगा आपको। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है एग्जिस्टिंग फर्म की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया है कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कॉस्ट कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, एवरेज कॉस्ट एकदम स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं। और ये एवरेज कॉस्ट जब स्ट्रेट है तो ये मार्जिनल कॉस्ट के भी इक्वल होगी। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ये है एग्जिस्टिंग फर्म्स की, ई इसलिए लिखा है एग्जिस्टिंग फर्म्स की। ये है, नीचे हमने ले रखा है आउटपुट, ऊपर ले रखा है प्राइस।
मैं लिख देता हूँ इनका, सॉरी मैं लिखना भूल गया था। अब नीचे हमने ले रखा है आउटपुट, ऊपर ले रखा है प्राइस। अब यहाँ पे ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, दोनों इक्वल है एग्जिस्टिंग फर्म्स की। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो एंट्री करने वाली है पोटेंशियल एंट्रेंट्स की, इसलिए मैंने पी लिखा है, पी फॉर पोटेंशियल एंट्रेंट्स। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है तब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ पे इक्वल हो रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये पॉइंट डी पे इक्वल हो रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी प्राइस का सेट होनी चाहिए, तो हम ऊपर की साइड जाएंगे तो ये डिमांड कर्व से जब यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद, तो ये हमारी प्राइस सेट हो रही है। ये है हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस, यानी कि मोनोपोली प्राइस। ये मोनोपोली प्राइस है क्योंकि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है शॉर्ट रन में। लेकिन होगा क्या जब, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है, अगर हमने ये सेट कर दी, अगर ओलिगोपोलिस जो अभी एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनने ये प्राइस पे सेट कर दिया कि ठीक है हमारी तो ये प्राइस है, तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो नीचे वाले हैं इन लोगों की आप देख सकते हो कि इन लोगों की जो की लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो इससे ऊपर है प्राइस, तो उनके लिए बहुत इजी है प्रॉफिट कमाना इस सिचुएशन में। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो जाएगा उनको इस सिचुएशन में, ठीक है ना। और इस वजह से क्या होगा, सॉरी ये बॉक्स नहीं है उनका प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट तो यहाँ से डिसाइड होगा, वो छोड़ देते हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट होगा इतना हमें पता है क्योंकि प्राइस ऊपर है, उनकी एवरेज कॉस्ट कम है, ये बेसिक चीज है। तो और हमें भी प्रॉफिट होगा, हमारा प्रॉफिट देखो कितना बड़ा है, ये बॉक्स पूरा हमारा प्रॉफिट है क्योंकि यहाँ से निकला, ये बॉक्स हमारा प्रॉफिट है जो एग्जिस्टिंग ओलिगोपोलिस्ट है, लेकिन उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इस वजह से वो मार्केट में आ जाएंगे। जैसे ही वो मार्केट में आएंगे, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनकी डिमांड कर, मैं सिर्फ यहाँ पे फर्म की डिमांड कर की बात कर रहा हूँ, मार्केट की नहीं, मार्केट की तो स्टेबल ही रहेगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने अज्यूम करा है यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फर्म्स की डिमांड कर रहे हैं वो उनकी बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, और उस वजह से उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पैसा कमाना, और लॉन्ग रन में वो मैक्सिमाइज भी नहीं कर पाएंगे अपना। तो लॉन्ग रन में उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, शॉर्ट रन में तो इससे ठीक है, लेकिन फिर बाद में वो आएंगे और लोग और दिक्कत हो जाएगी। तो उनको क्या लॉन्ग रन में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो वो क्या करेंगे, लिमिट प्राइस सेट करेंगे। लिमिट प्राइस क्या है इस सिचुएशन में, लिमिट प्राइस है ये, जितनी उनकी एवरेज कॉस्ट है जो एंट्रेंट्स है पोटेंशियल एंट्रेंट्स, उसके बराबर हम प्राइस सेट कर देंगे। हमने कह दिया ये प्राइस है, कोलिजिव ओलिगोपोली हमने माना ही है, सब लोगों की साठ गांठ है, सब लोग बैठेंगे कहेंगे ये प्राइस सेट कर देते हैं, कोई आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। 4-5 कंपनियां बैठी, उन्होंने कहा ये प्राइस है भाई, अब इस पे और लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन लोगों की इतनी, मतलब उन लोगों की कॉस्ट ज़्यादा है और वो रिकवर नहीं कर पाएंगे इस प्राइस पे। तो यहाँ पे अब आप लोग कह रहे हो कॉस्ट ज़्यादा कैसे है, ये भी आप सोचने वाली बात है, ये तो इक्वल हुआ ना यार, देखो यहाँ पे प्राइस इसकी इक्वल है, लेकिन होगा क्या कि जैसे वो लोग आएंगे ना, तो डिमांड तो गिवन है, हमने पहले ही माना है डिमांड गिवन है, तो फिर क्या होगा, जैसे वो लोग आएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हमें ये पता है कि जब डिमांड स्टेबल है, सप्लाई बढ़ रही है, तो प्राइस का क्या होगा, प्राइस फॉल होगी, 100% ऑफ द टाइम प्राइस फॉल ही होगी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि इन लोगों की प्राइस यहाँ नीचे चल जाएगी और ये लोग अपनी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको पता है कोई भी फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कवर नहीं कर पाती तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती मार्केट में। तो इस वजह से इन लोगों ने ये प्राइस सेट कर दी और यही है लिमिट प्राइस PL, और इस प्राइस पे ये लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे न्यू फर्म मार्केट में, और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट प्राइस मॉडल का। अब यहाँ पे एक और चीज देखो आप, ऐसा क्या होगा अगर प्रॉफिट, जो ये प्राइस है मोनोपोली प्राइस है ना, जिसमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, ये अगर लिमिट प्राइस से छोटी है, क्यों, ऐसा भी हो सकता है ना, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज भी हो सकती है, लिमिट प्राइस बढ़ी है और प्रॉफिट मतलब जो मोनोपोली प्राइस है वो कम है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेगी फर्म, इजी है, फर्म को कुछ नहीं करना, फर्म PM प्राइस सेट कर देगी, यानी कि मोनोपोली प्राइस सेट कर देगी। क्यों, क्योंकि लिमिट प्राइस से नीचे वो आ नहीं सकते और लिमिट प्राइस से मोनोपोली प्राइस कम है,
और मोनोपोली प्राइस में हमें पता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो दिक्कत वाली क्या बात है। आराम से हम ये दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो हम ये पीएम प्राइस यहाँ पे सेट कर देंगे, पीएल ऊपर ही रह जाएगा, वो लोग आ नहीं पाएंगे क्योंकि इससे नीचे वो आ नहीं सकते, ये उनकी लिमिट है। तो हम आराम से पीएम प्राइस सेट कर देंगे और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। फर्म के लिए तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है, उसका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो रहा है और कोई आने के किसी का डर भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लिमिट प्राइस का, जो कि आप समझोगे। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लो इससे ऊपर भी यहाँ पे भी आ जाए, अगर मान लो, ठीक है, ये भी हो जाए उनकी कॉस्ट जो आने वाली फर्म से, तो P1 कर देते हैं, ये भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी हम सेट कर देंगे। और जो इनलास्टिक पार्ट होता है डिमांड कर का, वहां पे भी हम सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब शर्त ये LAC से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, LAC से जब तक जो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उससे ऊपर हम सेट कर सकते हैं लिमिट प्राइस, और मोनोपोली प्राइस के नीचे करेंगे, इन दोनों के बीच में करेंगे हम कहीं पे। और वो डिपेंड करेगा इन लोगों की क्या, जो पोटेंशियल एंट्री वाले हैं उनकी क्या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इन इलास्टिक पार्ट में भी हम डिमांड करके यूजुअली सेट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है डिमांड कर का ऊपर का पार्ट होता है इलास्टिक, नीचे का पार्ट होता है इनलास्टिक, और बीच का होता है इक्वल टू 1। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ आपने लीनियर डिमांड कर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज्योमेट्रिक मेथड में भी देखा होगा, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेन फंडा यही है कि हम लोगों को उनको रोकना है, तो हम उनको रोकेंगे लिमिट प्राइस सेट करके। और लिमिट प्राइस क्या है? लिमिट प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस दैट द एग्जिस्टिंग फर्म्स कैन चार्ज विदाउट इंड्यूसिंग एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द मार्केट। बस सिंपल बात है, जो मैंने आपको दिखा दिया प्रोसीजर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और पार्ट है जो इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करें। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा लिमिट प्राइस मॉडल बाय बेन, और यहाँ पे अब हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट प्राइस में मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने ये कह दिया था कि जो लिमिट प्राइस होती है उसको ऊपर सेट करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपने बात की वीडियो देखी तो आपको समझ में आ गया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि लिमिट प्राइस के इक्वल सेट करेंगे हम, या उससे नीचे सेट करेंगे हमेशा, कभी भी उससे ऊपर सेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो एंट्री हो ही जाएगी। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, वो गलती मेरे से हुई। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं बैरियर्स टू एंट्री। अब ये पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ एंट्री, जो कि हम बेन ने कंडीशन ऑफ एंट्री दी थी। उन्होंने कहा था कि जो मतलब एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो एक लिमिट तक कितनी वो कंपेटिटिव, जो कि मार्केट परफेक्ट कंपटीशन की जो प्राइस है उससे ऊपर प्राइस सेट कर सकते हैं, वो कंडीशन ऑफ एंट्री हमें बताता है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का हम जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है। तो फिर इस वजह से वो लोग उससे ऊपर हम सेट कर ही ले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, तो वो हमें कंडीशन ऑफ एंट्री बताता है कि कितनी हम सेट कर सकते हैं, क्या लिमिट है जिस तक हम मतलब जो हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस है उससे ऊपर प्राइस सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ई जो कि कंडीशन ऑफ एंट्री है, इक्वल्स टू PL यानी कि लिमिट प्राइस माइनस PC जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस है, और डिवाइडेड बाय PC जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस अगेन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है PC इक्वल्स टू LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होती है, जो कि आप लोगों ने अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन का इक्विलिब्रियम और वो सब देखा है तो आपको पता होगा। तो फिर ये क्या होता है कि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसको PC से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने मार्जिन है जिससे हम जिसके अंदर वो प्राइस सेट कर सकता है। ठीक है, और वो मतलब परफेक्ट कंपटीशन से वो कितनी ऊपर सेट कर सकता है, वो हमें ये बता देगा कि इस लिमिट तक वो सेट कर सकता है, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद तो एंट्री हो ही जाएगी। इसलिए हमने लिमिट प्राइस ली है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन ऑफ एंट्री बताता है, क्योंकि इस कंडीशन को जैसे ही मतलब इससे ऊपर हम जाएंगे तो फिर एंट्री हो जाएगी नई फर्म्स की। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और इसमें कुछ मुझे लगता नहीं आप लोगों को दिक्कत आई होगी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा वीडियो। अब इस वजह यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन ऑफ एंट्री किस वजह से कैसे डिसाइड होगी कि कितने मार्जिन से हम ऊपर तक सेट कर सकते हैं प्राइस, वो सब डिपेंड करता है बैरियर्स टू एंट्री में। कुछ बैरियर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, उनको कुछ एडवांटेज होती है
जो नई फर्म्स आ रही हैं उनके ऊपर। तो वो बैरियर्स टू एंट्री हैं जिनकी वजह से वो नई फर्म्स को दिक्कतें आती हैं और एग्जिस्टिंग फर्म को एडवांटेज रहती है और वो उसको एक्सप्लॉइट करती है पूरे तरीके से। और उनकी एवरेज कॉस्ट भी कम रहती है, इस वजह से ही रहती है क्योंकि कुछ बैरियर्स है, कुछ एडवांटेजेस है उनके पास। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जो कि हमने देखा ही थी। जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनकी कॉस्ट कम होती है और जो नई फर्म्स आ रही है उनकी ज़्यादा होती है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मतलब ये होता है, इन एब्सोल्यूट टर्म्स देयर कॉस्ट इज लेस देन द competitors or new firms that are trying to enter the market. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो कुछ ओलिगोपोली में हम जानते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मतलब दोनों होता है, कभी कभार नहीं भी होता। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसमें हम मानने के हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से एग्जिस्टिंग फर्म्स के जैसा प्रोडक्ट नई फर्म्स नहीं बना सकती और एग्जिस्टिंग फर्म्स की ऑलरेडी गुडविल है मार्केट में, लोग उनके प्रोडक्ट को प्रीफर करते हैं। तो नई फर्म्स के लिए ये भी डिसएडवांटेजेस है क्योंकि उनके पास एक यूनिक, थोड़ा सा उनकी प्रोडक्ट की यूनिक अपील है जो कि नई फर्म्स के पास नहीं है और उसको कॉपी भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए दुविधा वाली बात है। तो ये भी एक एडवांटेज है उनको। द मिनिमम स्केल फॉर द एफिशिएंट और ऑप्टिमम प्रोडक्शन। अब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक लेवल तक आपको मतलब एक लेवल तक आपका मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए और जब भी जाके आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के लोअर पॉइंट पे आएंगे आप, समझ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यूं नीचे जाती है इस तरीके से। तो यहाँ इस पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे हमें आने के लिए कुछ एक लेवल तक तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। ये यहाँ पे आउटपुट है तो ई लेवल तक तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा हमें, जब जाके हम आ पाएंगे यहाँ पे। तो ये भी नए फर्म्स के लिए दुविधा है कि वो इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे कि नहीं, वो भी उनके लिए क्वेश्चन मार्क है। और एग्जिस्टिंग फर्म्स तो कर ही नहीं है, उनके लिए तो इजी है। लार्ज इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब ओलिगोपोली जब हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है ओलिगोपोली में आने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कम फर्म्स होती है और कम फर्म्स इस वजह से होती है कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है इस वजह से। तो ये भी एक इशू है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब होता क्या है, जब प्रोडक्शन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती हैं और उस वजह से क्या होता है, फर्म्स को मतलब चीज़ें, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मान लो कोई बड़ी फर्म है तो वो बल्क में रॉ मटेरियल्स खरीद रही है, कोई भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए रॉ मटेरियल बल्क में खरीद रही है, तो उनको क्या सस्ते में मिलेंगे। एक छोटी फर्म लेगी तो उसको तो प्राइस उसके लिए हिलेगी नहीं, लेकिन जो बड़ी फर्म एकदम बल्क में लेगी तो उनको सस्ते में पड़ेगा, तो उनको होगी ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई ना। अब इसमें भी अलग अलग टाइप की होती है, रियल, पिक्यूनियरी, वो सब मैं बात नहीं करने वाला इस वीडियो में, लेकिन ऐसा ये भी एडवांटेज है, ये भी एक बैरियर टू एंट्री है। तो ये 5 पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आया हो। और इस मॉडल में ज़्यादा कुछ इतना है भी नहीं, बस यही सब चीज़ें। आप कंडीशन ऑफ एंट्री याद रखना कि लिमिट प्राइस और जो कंपेटिटिव मार्केट की प्राइस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो कि हम डायग्राम में भी देखा होगा आपने ध्यान से, तो एक डिफरेंस आ रहा था लिमिट प्राइस और नीचे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वही कंडीशन ऑफ एंट्री है हमारी, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पीस बस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस से। उससे बाद आइडिया लग जाता है कि ये मार्जिन है, इसके अंदर हम रख सकते हैं और इससे ज़्यादा अगर वो नहीं करेंगे तो एंट्री हो जाएगी। बस ये है, इतना सही है। तो ये मॉडल में आई होप आपको समझ में आया हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।